शहरी ससुराल में देसी रसोई। रुको रुको मम्मी, ये क्या? कब से आप अंदर बाहर कर रही हो? एक मिनट, मुझे कुछ बताओगी कि हो क्या रहा है? और ये नास पीटे सिर्फ खाते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? क्या चल रहा है? ये कौन सा तरीका है बेटा बात करने का? अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम्हारा रिश्ता देखा जा रहा है। शादी होने वाली है तुम्हारी। लड़के वालों को तुम अच्छी लगी हो। मुझे तो लगता है कि आज वो सगाई करके ही जाएंगे। कुछ देर में मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगी, ये नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आ जाना। ठीक है बेटा? ऐसा कहकर पूनम बाहर चली जाती है और यहाँ त्रिशा की बैंड बजती है। अरे तेरे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? अभी उन्होंने हाँ नहीं बोल दिया। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और काम कर, तू विशाल से कर लेना शादी। अब क्या किया जा सकता है? अब कुछ नहीं किया जा सकता। मम्मी ने कहा है कि बात ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर लूंगी मैं शादी। लड़के की शक्ल तू देख रही है, शक्ल तो बिल्कुल छछूंदर जैसा है। मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। इससे पहले कि त्रिशा कुछ सोच पाती, बाहर से उसकी मां पूनम उसे आवाज लगाती है और ना चाहते हुए भी त्रिशा को नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में जाना पड़ता है। हे भगवान, ये लड़का तो बिल्कुल चंपू है और इसके घर वाले भी बिल्कुल गवार से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे घर में रिश्ता करवा रहे हैं पापा मेरे। ये लीजिए भाई साहब, आ गई हमारी लाडो बिटिया। हमें तो लड़की देखने की जरूरत ही नहीं थी भाभी जी। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। इससे पहले कि महेश अपनी पूरी बात कह पाता, त्रिशा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और तभी वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी त्रिशा को लेकर अस्पताल जाते हैं। मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, तब से लेकर अब तक आपने 5-6 बार बोल दिया मुझे ये बात। मुझे पेशेंट को देख लेने दीजिए एक बार, और पहले आप सब बाहर हो जाइए। एक पेशेंट के पीछे पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पर। ये क्लिनिक है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं है। चलिए आप सब लोग बाहर हो जाइए। त्रिशा तो एक्टिंग कर रही थी अपने इस रिश्ते से बचने के लिए, पर अभिषेक को ये सब पता नहीं था। वो तो जैसे ही त्रिशा को एग्जामिन करने जाता है, उसका फोन बज जाता है। अरे यार मम्मी, हॉस्पिटल में हूं मैं अभी। पेशेंट देखूं या फिर लड़की देखूं? हद करती हो तुम भी। लड़की लड़की लड़की। अरे टीचर हो, पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद भी ऐसी बातें करती हो आप। शादी सिर्फ एक फैंटेसी है, कोई नेक्स्ट सिटी नहीं है। आपकी मम्मी टीचर है और आप डॉक्टर। वाह, सो लकी। मेरे घर पर तो किसी ने ग्रेजुएशन के आगे पढ़ाई ही नहीं की। पापा तो बस 9वीं पास है और वो दुकान के गल्ले पर बैठते हैं। इसलिए वो मेरी शादी मोटे पेट वाले एक व्यापारी से करवा रहे थे। और इससे पहले कि रिश्ता पक्का होता, मैं बेहोश होकर गिर गई। आप प्लीज सबसे कह दीजिएगा ना कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है, ताकि लड़के वाले इस रिश्ते के लिए मना कर दे। इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे उन लोगों की सोच मालूम पड़ती है ना, आपके बेहोश होते ही ना जाने उन्होंने क्या क्या सोच लिया होगा। और ये अभिषेक की बात 16 आने सच निकलती है। बाहर महेश अपने बेटे से कहता है, जवान लड़की का ऐसे बेहोश हो जाना क्या दिखता है? ये तो हम भी समझ रहे हैं अशोक भाई। इतनी दुनियादारी तो हमने भी देखी है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। घबरा गई होगी ऐसे में। वो लड़कियां घबरा जाती हैं ना। तभी इस बात को सुनकर महेश का बेटा सुनील कहता है, अरे ऐसे कैसे घबरा गई अंकल जी? फिर वो मेरा घर कैसे संभालेगी? मुझे ऐसी कमजोर लड़की से शादी नहीं करना। ये कहकर अस्पताल से सुनील अपने परिवार के साथ वापस लौट जाता है। देखो, बीपी लो के सिम्टम्स लिख देता हूं मैं। इससे ज्यादा झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा, और ये झूठ बोलने के लिए मुझे क्या मिलेगा? मेरा मोबाइल नंबर। और यहीं से त्रिशा और अभिषेक की बातें करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को पूरा वक्त देते हैं। जैसे ही त्रिशा का कॉलेज खत्म होता है, अभिषेक उसे पिक करने के लिए वहां पहुंच जाता है। अरे त्रिशा, चलो बाइक पर बैठ जाओ। ऑटो से तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट व्हीकल मुझे कुछ ज्यादा सेफ नहीं लगता। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। अब क्या सोच रही है बहन? डॉक्टर साहब को ही दिल का मरीज बना दिया तूने। इसके बाद त्रिशा मुस्कुराती हुई अभिषेक की बाइक पर बैठ जाती है
और वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। ऐसे ही रात के 10 बजे अभिषेक अपने घर लौटता है। डॉक्टर साहब, भूखा सोना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो आपको भी पता होगा। सामने टेबल पर खाना रखा हुआ है, फिर भी आप कमरे में जा रहे हैं। मुझे भूख नहीं है मम्मी। वही तो देख रही हूँ कि ठीक 8 बजे घर लौटने वाला मेरा बेटा आजकल 10-10 बजे घर आता है, फिर भी उसे भूख नहीं लगती। और क्लिनिक तो सुबह 11 बजे खुलता है, पर तू 8 बजे ही निकल जाता है। जिस लड़के ने कभी जिम का मुंह नहीं देखा था, आजकल वो जिम भी कर रहा है। अरे आप भी ना सुमित्रा जी, यही तो उम्र है जीने की। अरे जीने दीजिए बेचारे को। अरे मैंने कब रोका है, बिल्कुल जिए, पर जिसके लिए ये सब कर रहा है उससे मुझे भी तो मिलवा दे। वो एक लड़की है मम्मी, त्रिशा नाम है उसका। अभिषेक अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब अभिषेक के कहने की देर थी कि सुमित्रा त्रिशा के घर उसका हाथ मांगने के लिए पहुंच जाती है। आपका परिवार तो काफी पढ़ा लिखा है, बहन जी, और आप टीचर, भाई साहब प्रोफेसर, अभिषेक बेटा डॉक्टर। जी जी, ये तो है कि हमारे घर में सभी पढ़े लिखे हैं और हमारे घर में किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। मेरी बड़ी बहू को जो भी पहनना होता है, जैसे रहना होता है, वो वैसे ही रहती है। अब इससे अच्छा परिवार हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब भला कौन से माँ बाप इतने अच्छे घर में अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहेंगे। त्रिशा के पिता रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद सुमित्रा पंडित जी को बुला लेती है और शादी की तारीख निकलवा लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद त्रिशा और अभिषेक की शादी सभी रीति रिवाज के साथ अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है और त्रिशा अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह ठीक 4 बजे त्रिशा की जेठानी लता त्रिशा के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। तुम्हारी जेठानी हूँ, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें हमारे घर के रसोई के नियम समझा दूं। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तो तुम्हें रसोई में ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही जगाने आ गई। रसोई रसोई का कैसे नियम भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, वही तो, तुम्हारी लव मैरिज हुई है तो देवर जी ने तुम्हें पहले से ही बता दिया होगा। सब जानने के बाद ही तो तुमने शादी के लिए हाँ की होगी। सॉरी, तुम ना आराम से 7 बजे उठना। त्रिशा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो वापस जाकर सो जाती है और ठीक 7 बजे तैयार होकर त्रिशा किचन में आती है। एक काम करती हूँ, क्रशर से सब्जियां काट लेती हूँ, दूसरी तरफ सूजी भिगो देती हूँ और फिर इसमें इनो डालकर फ्रेगमेंट कर लूँगी और सभी के लिए चीले उतार दूंगी। ये ठीक है, पर ये क्रशर क्यों नहीं दिख रहा? तभी वहां पर लता आ जाती है और त्रिशा उनसे क्रशर मांगती है। बोलने से पहले तुम कुछ सोचती भी हो त्रिशा कि कुछ नहीं, हमारे घर पर ये सब यूज नहीं करते। गैस तो अभी ही आया है, वरना भट्टी चलती थी। गर्मी में तो मेरी बैंड ही बज जाती थी। वैसे क्या बना रही हो तुम? मार्केट से डालने वाली किसी चीज का यूज तो नहीं होगा ना? हमारे घर में पैकेट का कोई भी सामान नहीं आता। इनो भी नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं। धीरे बोलो, धीरे, मम्मी जी के कानों में ये बात पड़ गई तो खामखा बवाल हो जाएगा। मेरे को तो अब इस देसी रसोई की आदत हो गई है, अब तुम भी आदत अपना लो। जी अच्छा, तो चटनी बनाने के लिए बता दीजिए मिक्सर ग्राइंडर कहाँ है? बाकी इनो की जगह दही डाल दूंगी मैं। सिलबट्टा पड़ा है, तुम उस पर चटनी बना लो, मिक्सर नहीं है हमारे घर पर। मम्मी जी का मानना है कि मिक्सर ग्राइंडर में क्रश होने के बाद खाने के न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। मैं अपने 7 साल के बेटे के लिए भी सिलबट्टे पर पीसकर सॉस बनाती हूँ। वो बच्चा अगर मैनेज कर सकता है तो फिर तुम तो थोड़ी मैच्योर हो। अपनी जेठानी की बात सुनकर त्रिशा को तो ठंडी में भी पसीने छूट जाते हैं। वो किचन में फ्रिज का ठंडा पानी पीने जाती है और यहाँ वहाँ फ्रिज ढूंढने लगती है। मतलब ना फ्रिज ना मिक्सर, इस घर में कुछ भी नहीं है। ये किस गांव के रसोई में आ गई मैं? इतने पढ़े लिखे लोग और ऐसी किचन। क्या बताऊं, मैं यहाँ खाना बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे का वक्त चाहिए। अच्छा, अब समझ में आया,
भाभी क्यों मुझे 4 बजे उठाने आई थी? अभिषेक जी ने तो जरा भी हिंट नहीं दी मुझे कि अंदर इतना बड़ा झोल है। इसके बाद जैसे तैसे करके तृषा सभी के लिए नाश्ता बनाकर परोसती है। मैंने सोचा था कि आप सभी के लिए मैं चीला और नारियल की चटनी बनाऊंगी मम्मी जी, पर किचन में हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नहीं है, इसलिए मैंने सब्जी और रोटी बनाकर ले आई। हाँ तो अच्छी बात है ना बहू, सब्जी रोटी तो सेहत के लिए और भी अच्छी होती है। मुझे तो बहुत पसंद आया खाना। बिल्कुल मम्मी जी, बहुत स्वादिष्ट है। तृषा को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि इस घर में उसे अब एडजस्ट करके ही रहना होगा। इसीलिए वो अपने ससुराल में अपनी सास के बनाए हुए नियम कायदे के अनुसार ही रहती है। और जब भी उसे कुछ और खाना होता है, यहाँ तक कि मैगी भी खानी होती है, तो उसके लिए उसे अपने मायके जाना पड़ता है और वो वहाँ जाकर अपने मन मुताबिक चीजें खाती है। और इस तरह तृषा की जिंदगी शहरी ससुराल मिलने के बावजूद भी एक देसी रसोई के बीच रहती है। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बाहर अंधेरा भी है। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं कि दुकान पर जा रहा हूँ मैं, हैं? अरे हाँ हाँ समझ गए, लेकिन थोड़ा रुक कर चले जाते, अभी तो अंधेरा ही है। कहीं तुम रास्ते में किसी गड्ढे या नाली में गिर गए तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो बस इसीलिए तुम्हें समझा रही थी। अच्छा, जितनी ज्यादा तुम बुढ़िया होती जा रही हो ना, उतना ही मेरा ध्यान रख रही हो। अरे अगर मैं दुकान पर जल्दी नहीं जाऊंगा तो दूध वाले अखबार वाले सामान कैसे देकर जाएंगे? और अगर सामान सही समय पर नहीं मिले तो ग्राहक तो किसी और दुकान से लेना शुरू कर देंगे ना। ठीक है जाओ, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना। ठीक है। ऐसा कहकर भोला रोज की तरह सुबह सवेरे दुकान पर पहुंच जाता है। दरअसल ये कहानी है हेमा की, जो अपने पति भोला, 2 बेटे करण और विक्रम और 2 बहुएं मेघा और नंदिनी के साथ रहा करती थी। हेमा का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हेमा के दोनों बेटे एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। वहीं उसके पति की किराने की दुकान थी। रोज की तरह हेमा अपने पति के लिए दोपहर का खाना लेकर दुकान पहुंच जाती है। अरे अब सारा काम हो गया हो तो थोड़ा खाना पीना भी ग्रहण कर लो। एक सवेरे से उठकर तुम इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हो, जरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। अरे इतनी उम्र बीत गई, रोज की तरह तुम यही लेक्चर मुझे सुनाती रहती हो। अरे सुनाओ ना तो और क्या करूं? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि थोड़ा घर पर बैठकर आराम करो और इस दुकान को भी थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन नहीं, तुम मेरी कहाँ सुनने वाले हो। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं घर पर बैठ गया तो हम दोनों दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इंसान की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो कमाता है, क्योंकि जिस इंसान के जेब में पैसे नहीं है ना, उस इंसान की कोई इज्जत नहीं करता। वो ना घर का रहता है और ना घाट का। हाँ पता है मुझे, लेकिन ये आप कैसे भूल जाते हो कि हमारे 2 बेटे भी हैं। अरे हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या वो हमारा ख्याल नहीं रख सकते? हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? हेमा, तुम्हें आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बैल अगर बूढ़ा हो जाए और उससे काम ना हो तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे बेचकर कसाई से कटवा देते हैं। जी मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। हेमा के इस तरह कहने पर भोला खाना खाने लगता है। सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। रोज भोला अपनी दुकान को खोलता, वहीं हेमा अपनी बहुओं के घर के कामों में हाथ बटाती थी। एक दिन, मेघा बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, बड़ी ही आज चाय की तलब लग रही है। माँ जी, मैं थोड़ी सी काम में व्यस्त हूँ, आप नंदिनी से चाय बनवा लीजिए। तभी नंदिनी तेज आवाज में आकर वहाँ से बोलती है, माँ जी मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। जब देखो जेठानी जी काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही देती है। मैं एक सवेरे से काम कर रही हूँ। ये बात सुनकर मेघा भी वहाँ आ जाती है। अरे नंदिनी, ये तुम कैसा लांछन मेरे ऊपर लगा रही हो? क्या सारा काम तुम अकेले ही करती हो? अरे जितना काम तुम करती हो उससे ज्यादा काम मैं करती हूँ, इसलिए मुझे कामचोर कहना बंद करो। अरे वाह जेठानी जी, ये बात सुनकर आपको बड़ी मिर्ची लगी, लेकिन मुझे पता है आप हो कामचोर। इस तरह हेमा की दोनों बहुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर हेमा बीच में बोल पड़ती है, बस करो मेरी माँ, मैंने तुम दोनों से 1 कप चाय के लिए क्या बोल दिया? तुमने तो इस घर को युद्ध की रणभूमि ही बना डाला। जाओ जाओ, तुम दोनों ही अपना काम करो, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी। ऐसा कहकर हेमा रसोई में चली जाती है।
और वहीं मेघा और नंदिनी भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और भोला थका हारा दुकान से घर आता है। अरे आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। और हाँ, कल सुबह मुझे मत उठाना, मैं दुकान खोलने नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप दुकान पर नहीं जाएंगे तो मैं आपके बदले दुकान पर बैठ जाऊंगी। ठीक है। इस तरह भोला आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। रात से सुबह हो जाती है और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। अरे, करण विक्रम के बापू तो इतने समय तक नहीं सोते। दोपहर के 12 बज गए हैं, लेकिन उन्होंने चाय तक नहीं मांगी। लग रहा है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है उनकी। चलकर देखती हूँ। ये सोचकर हेमा भोला को देखने के लिए जाती है। वो अपने पति को काफी आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने पर वो भोला को चेक करती है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। अरे, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? करण विक्रम के बापू, कुछ बोलिए ना। ऐसा कहकर हेमा जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। विक्रम, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी, अपने आप को संभालिए। पूरा परिवार भोला की मृत्यु के बाद शोक में डूबा होता है। भोला के दोनों बेटे अपने पिता को मुखाग्नि देते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस घटना के बाद पूरा परिवार टूट सा जाता है। हेमा अब उदास उदास सी रहने लगी थी और दुकान भी कई दिनों से ऐसे ही बंद था। वहीं अब हेमा की बहुएं भी अपना घिनौना रूप दिखाना चालू कर देती हैं। देखिए करण जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं माँ जी का खाना नहीं बनाऊंगी, ना ही मैं उनका कोई काम करूंगी। अरे पर मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अगर आपने मुझसे कुछ कहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। एक और मेघा अपने पति से ये बातें कह रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर नंदिनी भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी। देखिए विक्रम जी, अब माँ जी का इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। पहले तो वो बुढ़ा था तो कमा कर लाता था, लेकिन अब हमें इस बुढ़िया को पालना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाले कल पर ये और भी भारी पड़े। अरे वो मेरी माँ है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ, मैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तुम रह लो अपनी माँ के साथ। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। नहीं नंदिनी, ऐसी बात नहीं है। विक्रम नंदिनी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद दोनों भाई अपनी पत्नियों से हार मानकर अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, आप इस घर से चले जाइए। हाँ माँ, आपकी वजह से हम मियाँ बीवी में बहुत ही लड़ाइयाँ हो रही है। पर क्यों बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में इतनी शक्ति नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस घर में एक कोना दे दो और बस 2 की रोटियां दे देना। तभी नंदिनी बीच में बोल पड़ती है। आपको सीधी सी बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, आप इस घर में नहीं रह सकती। अगर आप सीधे तरीके से नहीं गई तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। बस बहू, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, और तुम मेरे सपूतों अपनी माँ की बेइज्जती करवा रहे हो, वो भी अपनी पत्नियों से। तुम्हारे पिता सही कहते थे कि उनके जाने के बाद ही मुझे ये सारी चीज पता चलेगी। काश मैं भी उनके साथ चली गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ये तुम्हारा घर मुबारक हो। अभी भी मेरे पति ने मेरे लिए एक दुकान छोड़ कर गए हैं, मैं वहीं पर जाकर रहूंगी। अब मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। तुम खुश रहो, आबाद रहो। ऐसा कहकर हेमा रोते हुए वहां से चली जाती है और अपने पति के द्वारा बनाए हुए दुकान पर जाकर रहने लगती है। एक और हेमा अपने पति और अपने बच्चों को याद करके खूब रोती है, तो वहीं मेघा और नंदिनी उस पूरे घर पर राज करती हैं। दरअसल मेघा और नंदिनी ने अपनी सास को निकालने का चक्रव्यूह उनके ससुर के मरने पर ही रच लिया था, और ये सारा उन दोनों बहुओं का ही किया धरा था। अब ऐसे ही वक्त बीतता है। हेमा अपने पति के दुकान को चलाकर अपना पेट पालती है और वहीं दूसरी ओर उसके बेटे और बहू ऐश की जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन, देखिए करण और विक्रम जी, ये घर रेलवे के अंडर में आ रहा है, इसलिए आपको ये घर खाली करना होगा।
यहाँ मौजूद जितने भी घर होंगे उन सभी को अपना ये जमीन छोड़कर जाना होगा। पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हमारा घर है। हाँ, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। हम और कहाँ जाकर रहेंगे? देखिए, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये घर जल्दी से जल्दी खाली करना होगा और अपनी जरूरत का सामान बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर हम ये तोड़ने वाले हैं। पर आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं हमारा घर? देखिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप जाकर कोर्ट में लड़िए। ये बात सुनकर करण, विक्रम और उनकी पत्नियां परेशान हो जाती हैं। ये सब हमारे पापों की सजा है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। हमने अपनी देवी जैसी माँ को घर से बाहर निकाला। ये सब हमारी पत्नियों की वजह से हुआ है। हमें माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें हमसे नहीं बल्कि माँ से मांगनी चाहिए। माफी तो हम सभी को ही माँ जी से मांगनी चाहिए। हम सभी उनके गुनहगार हैं। हाँ, नंदिनी ने सही कहा। चलो माँ के पास हम सब चलते हैं। इसके बाद हेमा के बेटे बहू उसके पास आ जाते हैं और उनसे सारी बातें बताते हैं और माफी मांगते हुए रोने लगते हैं। माँ, हमें माफ कर दो माँ। माँ, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप हमें बच्चा समझकर माफ कर दीजिए माँ। माँ जी, हमारे ही कहने पर आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाला था। हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हम अंधे हो गए थे। हमारे आंखों पर अंधकार की पट्टी लग गई थी, लेकिन अब हम सुधर गए हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। आखिर तुम हो तो मेरी ही औलादे। बच्चे लाख बार गलतियां करें, उसके बाद भी माँ बाप को उन्हें माफ करना ही पड़ता है। और हाँ, रही बात रहने की, तो तुम्हारे पिताजी ने और ससुर ने ये दुकान करके दी थी हमें, तो आज से ये दुकान ही तुम्हारा ससुराल है। ऐसा कहकर हेमा सभी को माफ कर देती है और अपने बेटे और बहुओं को दोबारा से अपना लेती है।